बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली बेस पे जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी ज़रूर राय रखिएगा कि डिसलाइक क्यों करते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, रहती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप उससे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिल्सा फ़िश अभी न्यूज़ में थी। ये नेशनल फ़िश है किस कंट्रीज़ की? हिल्सा फ़िश इज़ द नेशनल फ़िश ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़? क्या ये हिल्सा फ़िश जो है म्यांमार की नेशनल फ़िश है, बांग्लादेश की है, थाईलैंड की है या वियतनाम की है? तो हिल्सा फ़िश जो है ये नेशनल फ़िश है बांग्लादेश की। किसकी फ़िश है ये? बांग्लादेश की नेशनल फ़िश है। ठीक है, और अगर हम इंडिया में बात करें, हिल्सा फ़िश जो है ये स्टेट फ़िश है किसकी? स्टेट फ़िश है किसकी? वेस्ट बंगाल की, याद रखना। स्टेट फ़िश ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नेशनल फ़िश है बांग्लादेश की। ठीक है, अब ये जो बांग्लादेश है ना, हमारा पड़ोसी देश है और इंडिया जो है अपनी सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो शेयर करता है, लैंड बाउंड्री, वो बांग्लादेश के साथ ही करता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि बांग्लादेश के साथ इंडिया की कितनी स्टेट्स और कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं बाउंड्री शेयर करती हैं। ठीक है, बांग्लादेश की अगर हम करेंसी की बात करें तो बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका। ठीक है, और इसकी कैपिटल की बात करें तो वो है ढाका। ठीक है, ढाका एंड टका। ठीक है, इसी तरह से म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम की करेंसी एंड कैपिटल जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। वो है, हमारे पास एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वन विहार नेशनल पार्क, जो कि स्टेट मध्य प्रदेश में है। ठीक है, वन विहार नेशनल पार्क इज़ सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ जो है इस नेशनल पार्क में हमें देखने को मिलते हैं? वो है टाइगर, लेपर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। यूनिक फीचर क्या है कि ये लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की सिटी है। वन विहार एक इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ जू एंड नेशनल पार्क, मतलब वन विहार जो है ये जू भी है और नेशनल पार्क भी है, जहाँ पे रेस्क्यूड एनिमल्स जो है फाइंड करते हैं कि वो सेफ़ हैं। ठीक है, और विजिटर्स का एक्सपीरियंस भी जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो सिंपली आप याद रखोगे कि मध्य प्रदेश में अंदर जो है वन विहार नेशनल पार्क है, जिसमें टाइगर, लेपर्ड्स, क्रोकोडाइल जैसी वाइल्ड लाइफ जो है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक स्कीम अभी न्यूज़ में थी, विवाद से विश्वास वर्जन 2 जो है, ये अभी न्यूज़ में स्कीम थी। स्कीम के बारे में हम पढ़ेंगे, ये स्कीम क्या है। टैक्स पेमेंट रेट्स अंडर विवाद से विश्वास 2 उसके विल बी इंक्रीज्ड बाय 10% बाय स्टार्टिंग जनवरी 1 जनवरी 2025। कहने का मतलब है कि विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर जो टैक्स पेमेंट रेट्स हैं, ठीक है, स्कीम के अंदर विवाद से विश्वास स्कीम के अंडर जो टैक्स पेमेंट रेट्स बनाए गए थे, अब उन टैक्स पेमेंट रेट्स को 10% जो है बढ़ाया जा रहा है 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर जितने भी टैक्स पे रेट्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जा रहा है। हाउ मच परसेंट? 10%। और कब से बढ़ा ये जो 10% इंक्रीज़ होगा? 1 जनवरी 2025 से होगा। ठीक है, इस स्कीम के बारे में हम पढ़ेंगे। अनाउंसमेंट क्या है कि डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम, अब विवाद से विश्वास स्कीम 2024 DTVSV 2024 वाज इंट्रोड्यूस्ड
इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इस स्कीम को कब? यूनियन बजट 2024-25 बाय फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है? निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, तो इन्होंने जो 2024-25 का यूनियन बजट इंट्रोड्यूस किया था उसके अंदर इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। और ये स्कीम कौन से टैक्स के साथ रिलेटेड है? डायरेक्ट टैक्स के साथ रिलेटेड है। ठीक है, और जो टैक्स पेमेंट रेट्स जो इस विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर जो बताए गए थे उनको 10% बढ़ाने की बात की गई है अब। ठीक है, ये स्कीम जो है लॉन्च इफेक्ट में कब आएगी? 1 अक्टूबर 2024 से ये स्कीम जो है इफेक्ट में आएगी। इफेक्टिव डेट मतलब अभी ये इफेक्ट में ये स्कीम नहीं है, क्योंकि यूनियन बजट जो है अभी जो है पेश हुआ था। ठीक है, कुछ टाइम पहले, तो नई स्कीम है, तो अभी ये इफेक्ट में ये स्कीम नहीं आई है। 1 अक्टूबर 2024 से ये विवाद से विश्वास स्कीम जो है इफेक्ट में आएगी। तो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम वाज इनेक्टेड थ्रू, इस स्कीम को इनेक्ट किया गया है कौन से? फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2024 के तहत इसको इनेक्ट किया गया था। मतलब ये एक्ट बना है हमारे पास। सेटलमेंट, तो सेटलमेंट ऑप्शन इसमें क्या है? द स्कीम ऑफर करती है लोअर सेटलमेंट अमाउंट्स फॉर न्यू अपेलेंट्स कंपेयर टू ओल्ड अपेलेंट्स एंड फॉर दोज हु सबमिट डिक्लेरेशन बाय दिसंबर 31 2024। 31 दिसंबर 2024 तक जो डिक्लेरेशंस को सबमिट कर लेंगे तो उनको जो है इस स्कीम के तहत जो है लोअर अमाउंट सेटलमेंट का जो है ऑफर दिया जाएगा। ठीक है, एज कंपेयर टू ओल्ड अपेलेंट्स। ठीक है, तो विवाद से विश्वास स्कीम जो है डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2024 से ये जो है इफेक्ट में आने जा रही है और 10% इंक्रीज़ जो है इसके टैक्स पेमेंट रेट्स के अंदर जो है 10% इंक्रीज़ होने जा रही है। कब से? 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, यूनियन बजट 2024-25 का जो निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उस बजट के अंदर जो है इस स्कीम को जो है इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। दिस वाज ऑल अबाउट विवाद से विश्वास स्कीम विच इज़ रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, प्रत्याशा रे जो है ये एक स्विमर है उड़ीसा से। ठीक है, तो इनको जो है अभी अभी एक पुरस्कार अवार्ड मिला है जिसका नाम है एकलव्या पुरस्कार अवार्ड 2024। ठीक है, एकलव्या पुरस्कार 2024 का जो अवार्ड है ये मिला है प्रत्याशा रे को, जो कि उड़ीसा की स्विमर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको सिलेक्ट किया गया है एकलव्या पुरस्कार 2024 के लिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन बहुत सारे तरीक़ों से पूछा जा सकता है। हमें ये पूछा जा सकता है कि एकलव्या पुरस्कार अवार्ड जो है 2024 का किस पर्सनैलिटी को दिया गया है? तो जवाब हमारा रहेगा प्रत्याशा रे। एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि प्रत्याशा रे जिनको एकलव्या पुरस्कार अवार्ड 2024 मिला है वो किस फील्ड से बिलोंग करती हैं? तो आप आंसर आएगा स्विमर। अगर पूछें कि प्रत्याशा रे जो कि एक स्विमर हैं उनको एकलव्या पुरस्कार अवार्ड 2024 से नवाजा गया है, ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो आपको आंसर आएगा उड़ीसा। ठीक है, तो प्रत्याशा रे जिनको एकलव्या पुरस्कार अवार्ड 2024 मिला है, स्विमर है, उड़ीसा से ये बिलोंग करती हैं। इस अवार्ड में 7 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है, साथ में साइटेशंस टू बी प्रेजेंटेड एट ए फ्यूचर सेरेमनी। ठीक है, दूसरा है एक स्प्रिंटर हैं दूंदापति मृत्यम जयराम एंड एक बैडमिंटन प्लेयर हैं तानवी पत्री। इनको भी जो है ऑनर्ड किया जाएगा और 1.5 लाख का कैश इनको भी दोनों को मिलेगा। ठीक है, स्प्रिंटर दोंडापति मृत्यम जयराम और एक बैडमिंटन प्लेयर हैं तानवी पत्री। ठीक है, तो याद रखना है तानवी पत्री बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है, DM जयराम जो है स्प्रिंटर हैं, इनको भी जो है 1.5 लाख का कैश से ऑनर्ड किया जाएगा इस सेरेमनी में। ठीक है, एकलव्या पुरस्कार अवार्ड जो है इसको चैरिटेबल बॉडी इम्पैक्ट के द्वारा जो है बनाया गया था 1993 में और इसको मैनेज करते हैं IMFA। ठीक है, IMFA जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, वो जो है इसको मैनेज करती है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के कुछ सेक्रेटरी जनरल से स्टार्टिंग से लेकर अभी तक
जो है वो हम पढ़ेंगे। तो सेक्रेटरी जनरल जो है यूनाइटेड नेशन का, सबसे पहला सेक्रेटरी जनरल जो यूनाइटेड नेशन का थे वो थे त्रिग्वी ली, ठीक है, त्रिग्वी ली, जो कि नॉर्वे के थे। 1946 से 53 तक जो है इनका टेन्योर रहा था, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड नंबर के जो थे वो हैं दाग हमार्स्कजोल्ड, ठीक है, डैग हमार्स्कजोल्ड, जो कि 1953 से 61 तक इनका टेन्योर रहा था। स्वीडन से ये बिलोंग करते हैं। यूथांट जो है बर्मा से थे। कुनवल्धम 1972 से लेकर 81 तक इनका टेन्योर रहा है, ऑस्ट्रिया से हैं, ठीक है। एंटोनियो गटरेस जो अभी हैं हमारे 9th नंबर के हैं, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर पोर्तुगल के भी हैं, ठीक है। और 1995 से 2002 तक जो है ये प्राइम मिनिस्टर पोर्तुगल भी रहे हैं, और 2017 से लेकर अभी तक जो है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, 9th नंबर के हैं, अभी चल रहे हैं, ठीक है। इंडिया का अभी कोई भी सेक्रेटरी जनरल जो है यूनाइटेड नेशन का नहीं रहा है। तो आपको पहले दो तीन का पता होना चाहिए और अभी का भी पता होना चाहिए। एंटोनियो गटरेस जो कि अभी करंट सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के, इससे पहले कौन थे? बन की मून, जो 8th नंबर के थे। 2007 से 2016 तक इनका टेन्योर रहा था, साउथ कोरिया से ये बिलोंग करते थे। बन की मून से पहले कोफी अनंत थे, जो कि 1997 से 2007 तक इनका टेन्योर रहा है, घाना से जो है ये बिलोंग करते हैं। तो ये लास्ट के तीन, पहले के तीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इतना भी अगर हम पता हो तो क्वेश्चन में अगर हमें क्रोनोलॉजी दी हो तो हम जो है क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हु वाज द फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि फर्स्ट मैन कौन था जिसको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। 1901 में ये प्राइज़ जो है इनको दिया गया था। मैं आपको ये बताता हूँ, फर्स्ट पर्सन वर्ल्ड में जिनको नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला है। आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है इंडिया का, इसको शेड्यूल किया गया है गोवा के अंदर, जो है ये फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है। 55th एडिशन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसको गोवा में शेड्यूल किया गया है, ठीक है। 20 नवंबर से 28 नवंबर तक जो है गोवा में जो है होगा, ठीक है। एडिशन जो है 55th नंबर का है। तो प्लेस का भी हमें पता होना चाहिए, गोवा में होने जा रहा है, और एडिशन, दोनों चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है इसकी जो फाउंडेशन 1952 में हुई थी। एक एनुअल फिल्म फेस्टिवल है, मतलब हर साल जो है इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 1952 में जो है सबसे पहला जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है हुआ था, ठीक है। सेक्रेटरी जो है कौन है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? वो है संजय जाजू जो है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, क्योंकि इसके अंडर जो है ये फेस्टिवल्स होते हैं। चीफ सेक्रेटरी गोवा के कौन है? वो है पुनीत गोयल, ठीक है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है इंडिया का, इसके जो डायरेक्टर हैं वो है शेखर कपूर, और चीफ मिनिस्टर जो है गोवा के वो है प्रमोद सावंत, ठीक है। गोवा के बारे में हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। गोवा जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट स्टेट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया, याद रखना। स्मॉलेस्ट स्टेट जो है इंडिया की वो है गोवा, और लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया वो है राजस्थान। ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। और गोवा की जो कैपिटल है वो है पनाजी। वो क्या है? पनाजी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि गोवा की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा क्या है, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो है 2014 में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया गया था एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो 2024 में जो है ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है अपने 10 साल पूरे करता है। तो एक सर्वे किया गया था कि इंडिया जो है रैंक करता है 5th रैंक पे ग्लोबली इन सोलर एनर्जी कैपेसिटी। तो सोलर एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया जो है ग्लोबली रैंक करता है 5th नंबर पे, ठीक है। इंडिया का जो सोलर इंस्टॉलेशन है कुड कवर एन एस्टॉनिशिंग 2 लाख फुटबॉल फील्ड्स, ठीक है। 2 लाख फुटबॉल फील्ड्स को जो है कवर कर सकता है इंडिया का सोलर इंस्टॉलेशंस, ठीक है। तो सोलर एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया जो है 5th नंबर पर रैंक आ रहा है। मेक इन इंडिया जो है
जो इनिशिएटिव 2014 में स्टार्ट किया गया था, 2024 के अंदर इसके 10 साल पूरे हो जाते हैं और एक रैंकिंग निकाली गई थी, तो 5th नंबर पे इंडिया का रैंक आता है। ठीक है। कुर्स्क रीजन जो अभी न्यूज़ में है, ये रीजन जो है रशिया में आता है। ठीक है, जिसके ऊपर जो है अभी रशिया की एक टेरिटरी है, यूक्रेन जो है इसको होल्ड कर रहा है, अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश कर रहा है। तो कुर्स्क रीजन जो कि न्यूज़ में था, तो ये कौन सी कंट्री में पड़ता है? रशिया के अंदर पड़ता है। रशिया की करेंसी एंड कैपिटल जो है आप मुझे बताइएगा, रशिया की करेंसी क्या है और रशिया की कैपिटल क्या है। ठीक है, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये जो होमवर्क होता है ना, इससे रिवीजन आपकी भी हो जाती है और मेरी भी हो जाती है। ठीक है। गल्फ़ ऑफ अमान जो है, ठीक है, गल्फ़ ऑफ ओमान जो है ये अभी न्यूज़ में रहा है, तो क्यों ये न्यूज़ में आया गल्फ़ ऑफ ओमान, क्या हुआ? तो गल्फ़ ऑफ ओमान ऑयल टैंकर्स जो गल्फ़ ऑफ ओमान में थे, बोर्डेड बाय अनऑथराइज्ड। ठीक है, तो इनके ऊपर किसी ने हमला किया है, एक अनऑथराइज्ड मैन जो कि मिलिट्री यूनिफॉर्म में थे, इन अपेरेंट सीजर। तो मिलिट्री यूनिफॉर्म में कुछ मैन थे, अनऑथराइज्ड मैन थे, उन्होंने गल्फ़ ऑफ ओमान में ऑयल टैंकर के ऊपर जो है हमला किया है, इसलिए जो है गल्फ़ ऑफ ओमान जो है क्या आ गया, न्यूज़ में आया। क्रूशियल फैक्ट्स इसके बारे में क्या है? ओशन या सी सोर्सेज जो है गल्फ़ ऑफ ओमान में वो कौन कौन से हैं? इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी। तो इसको जो है हम आल्सो नोन एज गल्फ़ ऑफ मकरान या सी ऑफ मकरान भी कहते हैं। तो गल्फ़ ऑफ ओमान एक किस्म का सी है। बॉर्डर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? मतलब गल्फ़ ऑफ ओमान जो है इसके बॉर्डर में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ठीक है, गल्फ़ ऑफ ओमान में के साउथ वेस्ट में जो है ओमान है। ठीक है, ईरान नॉर्थ में है और वेस्ट में यूएई है। ठीक है, वेस्ट में यूएई है, ईरान जो है नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, और साउथ वेस्ट में ओमान पड़ता है। ठीक है, तो मतलब गल्फ़ ऑफ ओमान जो है, ये देखो हमारे पास यहाँ पे है गल्फ़ ऑफ ओमान, ये है गल्फ़ ऑफ ओमान यहाँ पे। ठीक है, तो इसके यहाँ पे यूएई है जो कि हमारे पास वेस्ट में है। ठीक है, उसके बाद ईरान जो है इसके नॉर्थ में है यहाँ पे। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो, ये दिस इज़ ओमान, इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ जो हैं हमारे पास। ठीक है, ओमान की कैपिटल जो है मस्कट है। ठीक है, और ये है गल्फ़ ऑफ ओमान यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ईरान है। ठीक है, ईरान के वेस्ट में जो पाकिस्तान है, ईस्ट में पाकिस्तान है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूएई है, गल्फ़ ऑफ ओमान, यहाँ पे पर्शियन गल्फ़ है, यहाँ पे अरेबियन सी है, सऊदी अरेबिया है, यमन है। तो गल्फ़ ऑफ ओमान जो इट इज़ सिचुएटेड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला के साउथ ईस्टर्न पार्ट में गल्फ़ ऑफ ओमान जो है सिचुएटेड है, साउथ ईस्टर्न में। ठीक है, तो जो कनेक्ट करता है अरेबियन सी को स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ के साथ। ठीक है, गल्फ़ जो है एक इम्पॉर्टेंट पैसेज है ग्लोबल ऑयल शिपमेंट्स के लिए, जो कि विद ए सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल पासिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हरमूज़। मतलब बहुत सारा ऑयल जो है ऑयल की जो सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ से होती है। ग्लोबल ऑयल शिपिंग के लिए जो है ये गल्फ़ जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है। ठीक है, तो इट फेसेस चैलेंजेस, इसमें इसको बहुत सारे इस गल्फ़ ऑफ ओमान को जो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा, ओवर फिशिंग होती है, हैबिटेट लॉस होता है। ठीक है, तो प्रॉम्प्टिंग कंजर्वेशन एफर्ट टू प्रोटेक्ट इट्स मैराइन सिस्टम। तो मतलब कोशिश की जा रही है इसके मैरीटाइम सिस्टम को कंजर्व करने की। तो सिंपली कहने का मतलब है गल्फ़ ऑफ ओमान जो है, हमें इसकी लोकेशन पूछ सकते हैं, इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ पूछ सकते हैं हम। तो गल्फ़ ऑफ ओमान अरेबियन पेनिनसुला जो है इसके साउथ ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, और ये गल्फ़ ऑफ ओमान जो है ये अरेबियन सी को स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ जो है उसके साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, और स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ जो है अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास एक ग्लोबल ऑयल शिपमेंट्स को जो है वहाँ से ऑयल को ट्रांसफर करने के लिए ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पैसेज है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने आज डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से जो है कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, वीडियो में कहीं कमी रहती है, कुछ बोलने में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय रखिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुद